चला है। मैंने कहा डुअल नेचर ऑफ मैटर वाले टॉपिक का आपके लिए रिवीजन पे थे। डुअल नेचर ऑफ मैटर में जो चीज़ आएगी सबसे पहले जो आपको बताऊं, एक्चुअली डुअल नेचर ऑफ मैटर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अब इस टॉपिक को जब हम स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमने जो है पिछले जो 2 टॉपिक लिए उनमें आपको मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, और मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास एक थ्योरी हुआ करती थी, और जो थ्योरी हुआ करती थी वो भी आइगन्स वेव थ्योरी, जो आप पिछले चैप्टर पढ़ के आए, जो ये प्रूव करती है कि द नेचर ऑफ लाइट इज वेव नेचर। बाद में इसी को और डिटेल में, और हम कहते हैं मैथमेटिकली इसको बिल्कुल प्रूव किया जाता है, और वो आपका प्रूव किया जाता है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। यानी दोनों प्रिंसिपल से, दोनों थ्योरी आप देखेंगे मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों बहुत शानदार एनालिसिस करते हैं, और ये बता देते हैं कि द नेचर ऑफ लाइट इज वेव नेचर। इसके बाद भी आपने ध्यान दिया होगा उस चैप्टर में मैंने एक चीज़ आपसे कहा था, और उस चैप्टर में कहा था कि स्टिल द फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और भी कुछ ऐसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये इन सब चीज़ों से आपके डिफाइन नहीं हो पाते। और जब ये इन सारी चीज़ें डिफाइन नहीं होते हैं तो इसका वीडियो नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, ठीक है। जब ये सारे इससे डिफाइन नहीं होते हैं तो फिर इसके लिए कहीं ना कहीं वापस जाना पड़ता है, और वापस हमें जाना पड़ता है टुवर्ड्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो आपका बेस्ड है किस फिनोमेना पर? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो ये मान के चलेगी कि द नेचर ऑफ लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर। लाइट ट्रेवल करती है फोटॉन्स के फॉर्म में। तो फिर एक सवाल बना, अब हम इस थ्योरी तक पहुँचेंगे कैसे? तो वेव नेचर से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बता दिया, मैंने बता दिया पोलराइजेशन बता दिया, मैंने आपको डिफ्रैक्शन तो लास्ट टर्न्स पे हम लोगों ने ख़त्म किया है। उसके पहले हम इंटरफेरेंस पूछ चुके। कल जो परसों आप जो पेपर दे रहे थे उसमें 2 बार एक ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आपका वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव होता है इंटरफेरेंस से। अब सवाल आता है, जिन फिनोमेना को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उनके एक्सप्लेनेशन के लिए फिर आप देखेंगे इन दोनों थ्योरीज़ का जो एग्जैक्ट जो जहाँ कॉन्क्लूज़न आता है वो आता है डुअल नेचर। और डुअल नेचर ये भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में दिया था कि लास्ट थ्योरी हमने ली थी डी ब्रॉगलीज थ्योरी, जो ये कहती है द नेचर ऑफ लाइट इज डुअल, इट बिहेव्स एज द वेव एज वेल एज द पार्टिकल और फोटोन। आए हम इस पार्टिकल नेचर वेव नेचर के बेसिस पे आप पढ़ चुके हैं। पार्टिकल नेचर के बेसिस पे हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें से जो सबसे पहला फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो सबसे पहला चीज़ आपसे लेता हुआ जाऊंगा वो आपका आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। सवाल आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन को अगर हम पहले डिटेल में समझना चाहें तो ध्यान से देखें। इलेक्ट्रॉन एमिशन आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी मेटल में तमाम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स की डेफिनेशन ही है विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द पॉजिटिव आयंस और द कैटायंस। चूँकि अब यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ चुके हैं, पिछली सारी क्लासेस छोड़ दें, हम इसी क्लास की बात करें तो आपको मालूम है किसी भी मेटल के पीस में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर। सवाल आता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से डेवलप हो जाते हैं? क्योंकि हर मेटेलिक एटम में आप देखेंगे इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सम एनर्जी इज सप्लाइड टू इट। रूम टेम्परेचर पे आपको समझ में आता है कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट होती है, और जो थर्मल एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस आयनाइजेशन इनसाइड द मेटल। परिणाम क्या आएगा? हर मेटल में आप देखेंगे तमाम सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक खास बात होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, इस पूरे के पूरे आपके मेटल पीस में अंदर ही अंदर इधर से उधर ट्रेवल करते रहेंगे। लेकिन एक मज़ेदार बात है, ये मेटल को छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। मेटल को छोड़ के बाहर ना आ पाने का कारण क्या होगा? क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहेगा तो क्या आपने ध्यान दिया यहाँ पर उसके अगेंस्ट एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि यही हमें मालूम है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या चीज़ कहलाती है, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव चार्ज। जो एक इलेक्ट्रॉन भी अगर बाहर जाएगा तो उसके अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जो उसको अट्रैक्ट करेगा। इस चीज़ को आप जिस नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन में जो सबसे पहली डेफिनेशन अगर सिंपल सी कह दी जाए तो किस नाम से आनी जाती है? वो आपकी कहलाती है पोटेंशियल बैरियर। और पोटेंशियल बैरियर मतलब समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी रुकावट, एक ऐसा बैरियर जो आपके इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। और पोटेंशियल बैरियर कौन होगा? तो पोटेंशियल बैरियर आपसे सिंपल कहा जाएगा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर जा रहा होगा, लिख भी देता है एन इलेक्ट्रॉन लीविंग द सरफेस ऑफ मेटल
एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपका कहीं ना कहीं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, और कहाँ करता है, ड्यू टू दी इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पहली मेरी बात समझ में आ जाती है, हाँ है ना? जब आपका अट्रैक्शन इस करेगा तो यही आपका पोटेंशियल बैरियर हो गया, कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव में आपका इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। तो फिर क्या करें? तो फिर हमारे पास दूसरा फिनोमेना आता है, और वो फिनोमेना आता है एमिशन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आप किसी भी मेथड से सफिशिएंटली इंक्रीज करें तो ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए बाहर निकल जाएंगे। और अगर ये बाहर निकलते हैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए, तो डेफिनेटली जो मैं कहता कहीं ना कहीं से आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको ज़रूरत है एनर्जी की। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का मीनिंग समझ में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिशन से हमारा मीनिंग होगा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा, और कब निकलेगा वो भी शर्त साफ जाहिर है, ऑन इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंटली। क्या ये मेरी बात समझ में आ जाती है, हाँ ना बताएं? और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो बाद में इस वीडियो को एक बार दोबारा देख के इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर लिख दिया। बाकी ज़रूरत कोशिश करेंगे इसके आप पास एक शीट जो है हैंड रिटन या उस फॉर्म में भेज देंगे, तो सारी डेफिनेशन आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाएंगी। बाकी एक रिवाइजरी तौर पर हमने कहा ये बढ़िया काम करेगा, तो सारी डेफिनेशन मैंने लिखता भी जा रहा हूँ शॉर्टकट में कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और किसकी वजह से हुआ है, और इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंटली। जब आप सफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर एक और छोटी छोटी, क्योंकि इस चैप्टर से आप देखना छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो फिर एक सिंपल सा प्रश्न आ जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन ये कि आपको ये मालूम था, अब हम वापस इसमें जाते हैं, थोड़ी केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं। केमिस्ट्री आपसे क्या कहती हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट अब आपने बिल्कुल सही वर्ड लिया है, एनर्जी शेल्स एंड एनर्जी लेवल्स। जब एनर्जी लेवल्स में अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो आपने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड रीच टू द अपर एनर्जी लेवल्स, और इफ एन एनर्जी इक्विवेलेंट टू द आयनाइजेशन एनर्जी। ये टर्म आपके लिए केमिस्ट्री में कहलाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, देन जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर हो जाता है। मान के चलते हैं किस आपकी ऑर्बिट में पहुंच गया, इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट में। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए आपके इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ आउट करने के लिए, यहाँ हम किस नाम से बुलाते थे, केमिस्ट्री हम हमें से बुलाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बराबर से लगता है। इन केस इफ इट इज़ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो पहली ग्राउंड स्टेट है, इसके अपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एक ऐसी डिजिट है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। इसका मतलब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी में सिर्फ इतना शो करते हैं, आने वाली या जाने वाली, प्लस से मेरा होता है आप बाहर से देते हुए जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन हो जाएगा। और इसीलिए ध्यान देखना, इसी आयनाइजेशन को हम यहाँ पर दूसरे नाम से बुला देते हैं। अब हम इसको कहते हो जाएंगे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। उसमें आपका क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन है। ऐसे जो मेटल है उससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो फिर ये क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। यानी वर्क फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये आपसे क्या कहता हुआ जाएगा, ये आपसे कहता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो पहले तो ये बताएं क्या मोटे तौर पे दोनों तीनों चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, दोबारा एक मिनट रिपीट करते हैं। मेटल्स के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेटल्स के ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन
अपने पेरेंट एटम से फ्री हो जाते हैं। मेटेलिक के जो सरफेस है उसके अंदर आपके टहलते रहते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, गैस क्लाउड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहलाते हैं। इनका बिहेवियर वैसे ही होगा, ट्रेंड में इधर उधर चलते रहेंगे। दूसरा मैंने कहा था, अगर ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटल सरफेस में प्रेजेंट है तो इनका एक इस्तेमाल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था, याद है। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर, तब क्या होता था, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे। क्यों? नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते आएंगे। तो ये जो एक पर्टिकुलर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको आप कह देते थे इलेक्ट्रिक करंट। ये वहाँ का फिनोमेना था। यहाँ का फिनोमेना मैंने कहा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके जा रहे हैं ये ध्यान रखना, मेटल के अंदर तो चलते रहेंगे पर बाहर नहीं आएंगे। क्यों? जैसे ही बाहर जाएंगे तो मेटेलिक सरफेस पे एक इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये खास बात कि आपका इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ सकता। इस फिनोमेना को आपका कहते जाते हैं पोटेंशियल बैरियर। फिर मैंने कहा एमिशन कैसे होगा भैया, कैसे बाहर निकालोगे इलेक्ट्रॉन? तो मैंने कहा इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करें बाय एनी मींस कि आपका इलेक्ट्रॉन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इस इलेक्ट्रिक फोर्स को ओवरकम करता हुआ बाहर आ जाए। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है। दूसरी चीज, अब तीसरी डेफिनेशन आती है, मैंने कहा वर्क फंक्शन क्या होगा, वो मिनिमम एनर्जी जो आपको इलेक्ट्रॉन के लिए ज़रूरी पड़ेगी कि हमें इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। क्या है, क्लियर हो जाती हैं तीनों चीज़ें। अब एक इसके बाद एक सिंपल सी चीज़ आती है, तो फिर एनर्जी आप बढ़ाएंगे कैसे? तो एनर्जी जब आप बढ़ाएंगे कैसे, इसकी बात आती है। तो यहाँ पर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ एमिशन। आए हम बात करते हैं अगले बार में टाइप्स ऑफ एमिशन की, आखिरकार कितने टाइप से आप इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकते हैं। तो जब आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करेंगे तो जो सबसे पहला सिंपल सा तरीका हमारे दिमाग में जाता है वो वही है जो नॉर्मल सा तरीका होता है। पहला तरीका आपका होता है थर्मियोनिक एमिशन। मुझे लग रहा है नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, थर्म आयोनिक एमिशन। थर्म आयोनिक एमिशन का मीनिंग ये कि आप उस मेटल को कहीं ना कहीं थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी दे रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात कह देते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, इट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस बात का फिनोमेना है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमेना है फ्रॉम मेटल सरफेस। और कब है? जब मैंने कहा ऑन हीटिंग इट, जब आप इसे सफिशिएंट टेम्परेचर तक हीट अप कर रहे होंगे। समझ में आ रहा होगा। थर्मल एनर्जी विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली, और सफिशिएंटली जो हम वर्क फंक्शन की बात कर रहे थे, अगर उसके बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी आपने इनको सप्लाई कर दी, देन दीज मेटेलिक इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन। दूसरी बात आती है इस इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, जब पर्टिकुलरली हम थर्मियोनिक एमिशन की बात करते हैं तो मेटल की दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ध्यान देखना। एक सूटेबल मेटल हम किसे किसे मानेंगे, जिसमें हम कहते हैं मेटल शुड हैव लो वर्क फंक्शन। मेटल का वर्क फंक्शन कैसा होना चाहिए? कम से कम। सवाल बना मेटल का वर्क फंक्शन कम से कम क्यों होना चाहिए, क्या आप बता पाएंगे? थोड़ी सी हीट में हो जाए काम। थोड़ी सी हीट में हो जाएगा, सही कह रहे हैं। अगर वर्क फंक्शन कम है यानी रिक्वायर्ड एनर्जी कम है तो आप थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो इससे इजीली इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल होगा। वर्क फंक्शन हाई रखोगे तो डेफिनेटली डिफिकल्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड होगी। और दूसरी बात आपसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। जो भी आपकी मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाँ, ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। भैया मेटल को हीट अप कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। सोडियम को आप हीट अप नहीं कर सकते, बर्न हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा सिंपली। क्या ये थर्मियोनिक एमिशन समझ में आ जाता है, हाँ या ना? कौन सी मेटल जनरली इस्तेमाल की जाती है, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो एक मेटल होती है डब्लू। डब्लू किसका सिंबल है? ठीक है, तो कभी कभी कहते हैं टंगस्टन वंगस्टन, तो ये वंगस्टन का सिंबल कई बार लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी होता टंगस्टन का है, ठीक है ना। और जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए मुझे लिख नहीं पड़ेगा, शायद टंगस्टन की स्पेलिंग यही होती है, बाकी तुम चेक कर लेना, उससे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है।
प्लस आप बताते हैं, ध्यान देखना, इसके अलावा आप प्रेफर करते हैं थोरियम कोटेड टंगस्टन। थोरियम समझ में आ रहा होगा, थोरियम की कोटिंग कर देते हैं तो ये जो एलॉय टाइप बनती है इसका वर्क फंक्शन बहुत कम हो जाता है। बाकी टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट तो आपको मालूम बहुत हाई होता है। टंगस्टन के साथ मेल्टिंग पॉइंट वाली बात तो आप 10th से पढ़ते आ रहे होंगे। द फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब्स are made of the tungsten because its melting point is quite high, not the high but quite high। क्या पहला एमिशन समझ में आता है, हम गर्म करके कर सकते हैं। दूसरा एमिशन की बारी आई और किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो दूसरा एक एमिशन ध्यान रखना जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे उसके बेसिस पे आता है, और ये आता है फील्ड एमिशन। अब सवाल बना फील्ड एमिशन क्या होता है। फील्ड एमिशन पे भी हम जाते हैं। फील्ड एमिशन एक बहुत छोटी सी चीज़ रहती है। फील्ड एमिशन पे आप जाए, ये थी कोई मेटेलिक कंडक्टर या मेटेलिक पीस, और मेटेलिक पीस के लिए आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, इसमें तमाम सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मज़े से टहल रहे हैं। आप क्या किया करते थे, आप अप्लाई करते थे पॉजिटिव और नेगेटिव। रिजल्ट क्या आता था, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से रिपल होंगे, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं सिर्फ चलना शुरू कर देते थे। क्या आपको याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने दुनिया भर के न्यूमेरिकल किए होंगे, आपने कभी ऐसा ध्यान दिया है जो बैटरीज लगती हैं उन पे लिखा होता है 6 वोल्ट 10 वोल्ट। बहुत छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाई करती हो। अगर मान के चलो मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूँ 10,000 वोल्ट, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, सही है ना, बाहर निकल जाएंगे। अब आप सही हैं। एब्रप्ट इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी नज़र आ रही होगी। अब ये चलेंगे नहीं, ये उछल जाएंगे। अंदाज लगता होगा कहाँ 10 वोल्ट कहाँ 10,000 वोल्ट। तो अगर आप किसी भी मेटेलिक पीस पे आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, शर्त ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए 10,000 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की। जो भी हो 10,000 20,000 वोल्ट पर मीटर जो भी आप ले रहे हो, तो बिल्कुल आप समझ में आ रहा होगा ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फील्ड। ये आपका ये एमिशन कब होता है, जब आप कह रहे होते हैं ऑन अप्लाइंग एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑर्डर भी मैं आपको लिख देता हूँ, कम से कम इसके आसपास होनी चाहिए 10,000 वोल्ट पर मीटर। बाकी सारी कहानी आप समझ में आ ही रही होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस सफिशिएंटली एंड दीज स्टार्ट एमिटिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये हो गया आपका कौन सा एमिशन, फील्ड एमिशन। अब हम तीसरे एमिशन की बात करते हैं आज की डेट में, और तीसरा एमिशन हमारा कौन सा होगा। तीसरा एमिशन ध्यान देखना अपने के लिए कहलाता है सेकेंडरी एमिशन। और अब सवाल बना सेकेंडरी एमिशन क्या है। सेकेंडरी एमिशन के लिए मैंने कहा होगा कई बार जो है कैरम खेलते हो उसको देख लो। कैरम में आपके जो कॉइन्स हैं उनका एक बंच बना होता है और आप एक स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया, कॉइन्स से जैसे आप हिंदी में गोटियाँ, हाँ तो और क्या, काली गोटी मेरी और सफ़ेद तेरी करते हो 20 पैसे और 10 पैसे के लिए, है ना। उनमें क्या होता है, क्या आपने ध्यान दिया, वो भी मूव कर जाते हैं। और कैसे, फिजिक्स, तो डेफिनेटली दिस स्ट्राइकर मूविंग स्ट्राइकर हैज सम काइनेटिक एनर्जी। इट इम्पार्ट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट सप्लाइज और गिव्स इट काइनेटिक एनर्जी टू द अदर कॉइन्स। तो उनका भी कहीं ना कहीं मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये सेकेंडरी एमिशन है। सेकेंडरी एमिशन आपसे क्या चीज़ कहता है, सेकेंडरी एमिशन कहता है कि आपके पास फिर से मेटल सरफेस थी, यही रही मेटल सरफेस। फिर मैंने कहा इस मेटल सरफेस में आपके पास तमाम सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं मज़े से, और जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके लिए आप एक काम करें, बाहर से आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करें। और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की जब आप बम्बार्डिंग कर रहे होंगे तो मैं एक छोटा सा नाम बता देता हूँ। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको याद आए, दीज आर नोन एज दी कैथोड रेज ऑल्सो। तो आप क्या करते हैं, किसी भी मेटल सरफेस पर अगर आप कैथोड रेज या मैंने कहा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की आप बम्बार्डिंग करेंगे तो भी आप समझ में आ रहा होगा यही कैरम वाला मामला हो जाएगा। ये अपनी एनर्जी मेटेलिक इलेक्ट्रॉन्स को देंगे और एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंडरी एमिशन काय की वजह से होता है, ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या आप कह सकते हैं कैथोड रेज ऑन मेटल सरफेस। क्या है, मेरी बात समझ में आती है, पहले मुझे ऐसा बताएं।
ठीक है, इस टाइप से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो ध्यान रखिएगा, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए जाने जाते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। और ये अब नाम आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर आपने पिछले दिनों सेकेंडरी वेवलेट्स का फिनोमेना पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए किस नाम से आने आएंगे, मैंने कहा ये कहलाते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। पर्टिकुलर वेव फ्रंट से जो दोबारा में आपकी वेव्स निकलती हैं, दीज आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये आपके हो गए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो जनरली समझ में आ जाते होंगे, इनमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने का सवाल नहीं है। तो फिर अगले नंबर पे हम कौन सा लेंगे, तो अगले नंबर यानी 4th नंबर पे हम लेते हुए जाते हैं आपके लिए नंबर 4। नंबर 4 आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये उस वाली चीज़ की बात है जिस पर हम चर्चा आज की या अगले टर्न्स की करते हुए जाना चाहेंगे। आप इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं और आप इसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या आपको याद है, जो सबसे पहला एमिशन हमने इस सीरीज में पढ़ा था, द वेरी फर्स्ट एमिशन वाज थर्मियोनिक एमिशन। जब आप थर्मियोनिक एमिशन की बात कर रहे हैं, यू आर सप्लाइंग द हीट टू अ मेटल, तो आपको याद आना चाहिए मेटल को हीट करने के 2 तरीके होंगे, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रखो किसी फर्नेस वगैरह में, और या फिर इनडायरेक्ट। क्या आपको ध्यान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ चुके हैं, हीट रेडिएशंस आर कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इसका मतलब है हीट रेडिएशंस आर वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फैमिली है वो आपकी गामा रेज से स्टार्ट होती है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, देन विजिबल रेज, और उसके बाद आप जाते हैं इंफ्रारेड रेज पर। यानी यहाँ से एक सिंपल ही चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि इंफ्रारेड रेज यानी थर्मल रेज, वो आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाती हैं और वो भी इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकती हैं, तो हमारे पास उससे ज़्यादा बेहतर वेव्स मौजूद हैं। वी हैव द एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, और आपको ध्यान होगा गामा रेज की एनर्जी सबसे बेहतर होती है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये भी आता है कि अगर आप चाहें तो किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी के अगर आप रेडिएशंस डालते हैं तो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ सकती है और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका यही कहलाता है। ये कौन सा फिनोमेना है, ध्यान देखना, ये फिनोमेना कहता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस से ये आपके एमिशन का फिनोमेना है। और कब है, व्हेन, आप कह सकते हैं लाइट, या फिर आप और बेहतर नाम ले सकते हैं लाइट के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ध्यान रखना कौन से रेडिएशंस, तो कोई सही मत उठा लाना, ये एक शब्द देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। और इसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की हम अभी आगे जाके इसके लॉज में चर्चा भी करेंगे। सूटेबल फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट। क्या 4 तरह के एमिशन आपको समझ में आ जाते हैं, हाँ है ना। फॉर ए क्विक रिकैप हम एक बार दोहरा देते हैं पूरे बोर्ड पर लिखे हुए को। मैंने आपसे कहा था किसी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की आप एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो आप चाहें तो आप उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उनका एमिशन ऑब्टेन कर सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकाल सकते हैं। पहले टाइप का जो एमिशन है वो थर्मियोनिक एमिशन कहलाएगा। थर्मियोनिक एमिशन एज द नेम सजेस्ट, ये आपसे क्या कहता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ऑन हीटिंग इट प्रॉपरली। किसी मेटल को आप प्रॉपरली हीटअप कर रहे हैं और इससे आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, थर्मियोनिक एमिशन। फिर एक चीज़ थी, थर्मियोनिक एमिशन अगर आप किसी मेटल से लेना चाह रहे हैं तो दैट मेटल मस्ट हैव 2 पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी आपसे कहेगी द मेटल शुड हैव लो वर्क फंक्शन। आपके मेटल का वर्क फंक्शन कैसा होना चाहिए, कम से कम। और मेटल का वर्क फंक्शन क्यों कम होना चाहिए, ये कोई आपसे पूछ दे तो कहीं लिखाया नहीं जाएगा और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, कॉमन सी बात है। दैट्स वाई इट रिक्वायर लेसर एनर्जी और लेसर हीट। तो इसको कम टेम्परेचर पर ही इससे आसानी से ईजिली इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए हाई।
तो मुझे लग रहा है ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल मैंने कहा टंगस्टन या आप थोरियम कोटेड टंगस्टन लेते हुए जाते हैं। सेकंड नंबर आपके पास आते हैं फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन कौन सा एमिशन कहलाता है? फील्ड एमिशन इज दैट वन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं प्रेरित है, जो आपसे कहता है इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए मेटेलिक प्लेट या जो भी हो कंडक्टर, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है ये ज़रूर मैंने कहा दैट मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 वोल्ट पर मीटर। कम से कम इतनी तो हो, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एब्रप्टली इंक्रीज होगी एंड दीज विल कम आउट ऑफ द मेटेलिक सरफेस। तो इसको हम आपके लिए कहते हुए जाएंगे फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड से एमिशन हो रहा है इसलिए हम ये नाम ले लेते हैं। तीसरा नंबर आपका आता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के लिए मैंने आपको कैरम का एग्जांपल दिया था, दैट वाज अ क्वाइट गुड एग्जांपल। सेकेंडरी एमिशन यही है कि इफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और द कैथोड रेज आर मेड टू फॉल मेड टू इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, तो जो भी इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की या कैथोड रेज की काइनेटिक एनर्जी है दैट ट्रांसफर्स टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल को एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उनका एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए किस नाम से आने जाएंगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। एंड देन फाइनल इट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? सेम जैसे मैंने कहा था, आप जो है अदर रेडिएशन दे रहे हैं, ऐसे आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करें। सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो मालूम है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है एनर्जी, और एनर्जी का बॉन्ड मैंने पहले लगा दिया था कि भैया एक वर्क फंक्शन से ऊपर की एनर्जी चाहिए। तो ऐसा मतलब हर न्यू नहीं चलेगा, वो फ्रीक्वेंसी वो एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी चलेगी न्यू, जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो? वर्क फंक्शन के कम से कम बराबर तो हो, ज़्यादा नहीं हो तो बराबर तक तो आओ। तो फिर मैंने कहा सूटेबल फ्रीक्वेंसी के अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन या मैंने कहा लाइट आपके इंसिडेंट होते हैं तो भी स्टोरी चौथी पांचवी बार रिपीट होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स increases and these come out of metal और the electron emission starts। इन इलेक्ट्रॉन्स को आप जिस नाम से जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको पर्टिकुलर नाम हमने क्या क्या दे दिया है, इनको आप कहते हुए जाएंगे, और मेरा अंदाज़ है नाम समझ में आ रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लाइट की वजह से एमिट हुए हैं। तो क्या इतनी चीज़ें समझ में आती हैं? अब हमारा डिटेल होगा, ध्यान देखना, वो इसी पे जाता हुआ जाएगा। हम काय बारे में बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अबाउट। अब यहाँ से जो चर्चाएं चलेंगी आपकी, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ने से पहले आपको इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड में कुछ लॉज बता देता हूँ, वो लॉज याद रखिएगा। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मैं एक रफ फिगर आपको बता देता हूँ। रफ फिगर पे जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का रफ फिगर ये है कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑब्टेन करना है तो एक्चुअली ये लेनॉर्ड एक्सपेरिमेंट उसमें आता है। एक आप इस टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब टाइप चीज़ बनाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब यानी आपकी एक पायरेक्स ग्लास ट्यूब है। ट्यूब में आपका ध्यान जाएगा, एक साइड आपके पास ये मैंने कहा एक कैथोड होगा, और इस कैथोड को जनरली रखते हैं एल्कली मेटल्स का। एल्कली मेटल मतलब या उनकी कोटिंग होगी लिथियम सोडियम है इस टाइप। एल्कली मेटल्स ही क्यों? क्यों भैया? पीरियोडिक टेबल बताती है कि आपका फर्स्ट ग्रुप, आप नहीं कह रहे हैं एल्कली, क्या कह रहे क्या कह रहे? बोलो बोलो, मैं सुन नहीं पाया। सर इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देंगे, सही कह रहे हैं। एल्कली मेटल्स की आप मालूम है पीरियोडिक टेबल कहती है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि बड़े आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और आयन्स फॉर्म कर लेते हैं। तो वो आयन फॉर्म तक जाते थे, हमारा काम तो इलेक्ट्रॉन लूज करने में ही हो जाएगा कि हमें इलेक्ट्रॉन ही चाहिए।
बढ़िया। एक साइड आप रखते हैं, ध्यान देखना अपना एक एनोड, तो एक मैंने मान लिया ये कैथोड को सी कर देता हूँ। पॉजिटिव प्लेट को चाहे पी कर देना, चाहे आप एनोड कर देना, चाहे जो नाम रखें। बाकी आपने कनेक्शन जोड़ रखे हैं, जहाँ हम इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल लगा रखेंगे। तो यहाँ मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ बैटरी एटसेट्रा, क्योंकि जब बैटरी होगी, रियोस्टेट होगा, की होंगी, इस टाइप कई चीज़ें लगी होंगी, तो अब उन पर हम नहीं जा रहे डिटेल पे। मेन काम क्या होगा ध्यान देखना, जो आपका कैथोड है, कैथोड से आपको मीनिंग मालूम है। कैथोड मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। नेगेटिवली चार्ज प्लेट का मतलब ये है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन एमिशन कर ही रहे हैं तो ऐसी जगह से करें जहाँ ऑलरेडी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो बस क्या करना है, ध्यान देखना, हमें यहाँ से आपको सूटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस लाने हैं। और जब आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस लाते हैं, जनरली ये कार्यक्रम आपका अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से संपन्न हो जाता है। तो आप चाहें तो यूवी रेज भी कह सकते हैं। और एक मज़ेदार बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक ख़ास बात बताई जाती है, और वो अभी आपसे लास्ट मैंने टेस्ट में भी पूछी थी। वो ये बताया जाता है, ये जो विंडो होती है, ये विंडो होती है क्वार्ट्ज विंडो। और क्वार्ट्ज विंडो ही क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना, फिजिक्स भैया इंटर रिलेटेड है। तो अभी आप पढ़ के आए कि द ऑर्डिनरी ग्लास एब्जॉर्ब्स द यूवी रेज। आप सही कह रही हैं, सही है ना। इसीलिए आपको क्वार्ट्ज प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप कौन सी विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं? क्वार्ट्ज विंडो। ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ कहीं आई, और यहाँ से आप देखना बदले में आपको क्या मिलेगा। बदले में आपको रंग बिरंगे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे कोई वॉयलेट मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन रंग बिरंगे नहीं होते, मैं पहले ऐसा बता दूँ, ये मैंने बना दिए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है ना। और कौन सा बनाऊँ? बहुत देते है ना, जो आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब सवाल आता है, इस ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की ग्राफ प्रोसेस हो गई, लेनार्ड जो एक्सपेरिमेंट, बाद में और डिटेल्स में जाएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो यही है कि जो आप पास एक एल्कली मेटल, प्रॉपर मेटल है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन आ रहे हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ध्यान देखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से चलते चलते यहाँ कहीं पहुँच जाएं, यानी इनकी स्पीड सफिशिएंट है, दो फिनोमेना आएंगे, आइदर देयर स्पीड इज सफिशिएंट और दीज आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट, या पॉजिटिव प्लेट इन्हें अट्रैक्ट कर ले। तो आप ध्यान से देखना, ये जो आपने सर्किट जमा रखा है, इसमें आपका फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस सर्किट में फ्लो ऑफ करंट में क्या गड़बड़ आ रही थी? गड़बड़ आ रही थी, नेगेटिव रॉड यहाँ थी, पॉजिटिव रॉड या प्लेट यहाँ है, और बीच में था गैप। गैप में आपको मालूम है करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते। कोई बात नहीं, नहीं हो पाते तो हमने कहा इनकी एनर्जी बढ़ाओ, इतनी बढ़ा दो कि यहाँ तक पहुँच जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होने लगे थ्रू द एयर, सो दैट इज़ द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कई बार एक वर्ड आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसलिए क्योंकि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचे मुझे नहीं लगता यहाँ बैठ के आप गिन पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे, आपने ध्यान दिया, यहाँ पर आप कोई मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर लगा दें, अगर मान के चले आप यहाँ से आने वाली करंट नाप लेते हैं, और करंट जिस आदमी ने नाप ली उसने, ध्यान देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकता है, गिन भले नहीं पाए। कहाँ पहुँच गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। मैंने कहा था अगर यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं गिन पाओगे, कम हुए ज़्यादा हुए। लेकिन अगर इस सर्किट में आपके पास कोई एक एमीटर मौजूद है, तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जा सकती है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करें। अब जब आप मेज़र करते हैं तो यहाँ पर 3-4 लॉज आते हैं। जो 4 लॉज आते हैं वो मैं इनमें से सबसे पहले लॉ में बताता हूँ। ध्यान देखना, मैं उल्टे क्रम में चलता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ नंबर 1। आपको नंबर फर्स्ट बताया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस माने मालूम है भाई? हाँ या ना? इंस्टेंटेनियस, हाँ, इंस्टेंटेनियस वर्ड हम लास्ट ईयर पढ़ा करते थे। किसी एक क्षण में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद क्षण की होता है, इंस्टेंटली।
हाँ, क्षण क्या होता है ये मत पूछना। क्षण वो होता है जो घड़ियों की लिमिट से बाहर होता है। क्षण की डेफिनेशन अगर पूछने जाओगे तो फिर मैं मैथमेटिकल बताऊंगा। फिर क्षण की डेफिनेशन ये होती है 0। यही है डिफरेंशिएशन, यही होता है ना। क्यों डिफरेंशिएशन जितने मैथ्स वालों ने भी पढ़ा होगा, और डिफरेंशिएशन तो हमने 11th में ही पढ़ा होता है। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू लिखा जाता है dv बाई dt। क्योंकि आपसे कहा ही जाता है व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो आपकी डेफिनेशन कहती है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन। आप एक्स वाई में पढ़ते हो तो वाई एक्स में कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, चाहे जो है कर लो। वर्ड क्या आता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसलिए मैंने कहा जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो कैसी प्रोसेस है, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस का प्रोसेस का मतलब ही है एज द रेडिएशन इज इंसिडेंट, जैसे ही आपका रेडिएशन इंसिडेंट होगा वैसे ही आपका ध्यान जाएगा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स विद नो टाइम लैग और गैप। रेडिएशन के आने और आपके इलेक्ट्रॉन के एमिशन में कोई टाइम गैप नहीं होगा, विदाउट एनी टाइम गैप। बाकी फिर मैथमेटिकली आप बताएंगे देयर इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 रेज टू पावर -8 टू 10 रेज टू पावर -9 सेकेंड। लेकिन इसकी टेंशन मत लेना, तुम इसके बारे में जीवन में सोच भी नहीं सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइम के बारे में तुम सोचो, और इतना टाइम, माय गॉड इतना लेट, इट्स टू मच। ऐसी फालतू बातें मत करना। इसलिए मैंने कहा देयर इज नो टाइम गैप, प्रैक्टिकली कोई टाइम लैग इसके बीच में नहीं होगा। जैसे ही आपके रेडिएशंस आएंगे आपका तुरंत ये एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड लॉ आपसे बताता है a particular minimum frequency is required। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, आपको एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही होगी, ठीक है ना। जो आपके लिए किस नाम से आने जाएगी उसका नाम मैं बता देता हूँ। ये आपके लिए कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, FRQ से समझ जाओगे, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। अगर ध्यान रखना आपके जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी है, कौन से रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी, जो भी आ रहे हैं न्यू, वो अगर आपका न्यू नॉट से लेस देन है, न्यू नॉट मतलब समझ में आ रहा होगा, थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूँ, ये ना लिख देता हूँ इसको, मैं नोट करूँगा न्यू नॉट से, तो फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। इफ मैंने कहा न्यू लेस देन न्यू नॉट देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका पॉसिबल नहीं होगा। तीनों को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा लॉ आपसे कहता है, ध्यान देखना, अब एक खास बात बताता है, कोई भी जो आपके पास लाइट आ रही है, इस लाइट में आप देखना मोटे तौर पे दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको साफ तौर पे दिखती हैं। एक तो लाइट किस कलर की है और लाइट कितनी तेज़ है। जैसे किस कलर की और कितनी तेज़ में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। कलर मतलब आपको मालूम है लाइट हरी है, पीली है, लाल है, नीली है, एट्सेट्रा। ठीक, जिन्हें हिंदी में कलर्स के नाम नहीं मालूम उनके लिए रेड, ग्रीन, येलो, वायलेट एट्सेट्रा नहीं हो जाता है। तो फिर इंटेंसिटी क्या चीज़ बताती है, इंटेंसिटी बताती है उसकी चमक कितनी तेज़ है। फॉर एग्जांपल हमने कहा आप एक 10 वाट का बल्ब लें, 20 वाट लें, 100 वाट लें, तो आपको अपने आप समझ में आएगा द कलर इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ द इंटेंसिटी विच इज़ चेंजिंग। अब एक सवाल आता है कि इस चीज़ का भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। और पिछले चैप्टर EM वेव जो आपने पढ़ लिया, आपको मालूम है कलर डिपेंड करता है ओवर द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम कलर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम दो बातों में चर्चा करेंगे, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएं या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो क्या असर पड़ेगा। तो थर्ड लॉ कितना आपसे कहता है,
कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो यानी आपसे कहा जाए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। और एक मज़ेदार बात है, बहुत सारे लोगों को ध्यान ही नहीं होता कि जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड कह रहे हैं तो हम एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये कहना चाह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इसलिए उन्हें कई बार याद करने में दिक्कत आती है, वो बेसिक कंसेप्ट ही भूल गए होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ये ध्यान देखो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। तो ये क्या कह रही है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये आपकी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी लिख दिया, सफिशिएंट है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन तो मालूम ही है। और इसमें ध्यान रखना आपके, इसका कोई रोल नहीं होता। किसका रोल नहीं होता, नो रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या करंट पर किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं होगा। ऐसे ही ध्यान से देखना, चौथा नंबर बता देता हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपसे कहा जाता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसके साथ इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनल टू, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस पर। और इसमें आपसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में, अब यहाँ किसका रोल नहीं होता, यहाँ इंटेंसिटी का रोल नहीं होता। चार बातें जो आपकी हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा पूरा जो डिस्कशन चलेगा, चाहे मैथमेटिकल चले, चाहे एनालिटिकल चले, और चाहे मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ चले, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होगा इस चीज़ को हम 3 बार अलग अलग तरीके से इन्हीं लॉज को डिस्कस करते हैं। दैट्स वाई कायदे से तो ये लॉज मैं बताऊंगा आपको एक्सपेरिमेंट के कॉन्क्लूजन्स हैं, बट आई हैव टेकन द कॉन्क्लूजन्स फर्स्ट, ताकि आपको अलग अलग बार ये रिपीट हो, तो आपको एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल और जो एनालिटिकल हमने उसमें वे में लिया है वो तीनों बार आपको समझ में आए कि आखिरकार हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं ध्यान देखें, इनमें से जो पहला आपका लॉ है वो आपसे बताता है, वो ये कहता है कि जो जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आपके इस कैथोड पर आएंगी वैसे ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसी प्रोसेस होगा, दैट विल बी एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। यानी यहाँ पर ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आपके अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, देन देयर विल बी द कैबिनेट मीटिंग ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लाइक द किसान आंदोलन, फिर दे विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो क्या होगा, ध्यान देखना, रेडिएशंस आएंगे, जिस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, जिसकी एनर्जी बढ़ी, वो इंस्टेंटली आपका रिलीज हो जाएगा। दैट्स ऑल, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, नो टाइम गैप। ये हमने पहला लॉ लिया था और हमने कहा था टाइम गैप होगा भी तो कितना होगा, 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी बहुत बहुत स्मॉल। दूसरी बात मैंने कहा था, एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, जो आपके लिए क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ से आप कोई सी भी लाइट डालेंगे, ये अब आपको मालूम है पिछले चैप्टर से कि लाइट की जो एनर्जी होती है, जो फोटोन की एनर्जी होती है, क्योंकि हमें पहले से मालूम है तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये E इज इक्वल्स टू होती है, आपसे हम स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने कहा था कि आपका कभी भी एमिशन स्टार्ट नहीं होगा, आपको वर्क फंक्शन लगेगा। वर्क फंक्शन मतलब द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ आउट इलेक्ट्रॉन, उतनी तो देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब है उतनी एनर्जी के लिए एच कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी से नीचे हो गए आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं होगा।
हाँ इससे ज़्यादा पे बेहतर होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी जिस पर मैंने कहा आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल हो जाता है, ये फ्रीक्वेंसी आप न्यू नॉट से लिखते हुए जाते हैं और इसका नाम आप रखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है तो फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पाएगा। देन इसके बाद हम जाते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड जो है आपके यानी कि कहा जाए इलेक्ट्रिक करंट, वो किस बात पर डिपेंड करेगी। तो सिंपली देखें, यहाँ से जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की चमक ज़्यादा कब होगी, जब ज़्यादा लाइट आ रही हो। ज़्यादा लाइट मतलब क्या, तो ज़्यादा लाइट मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हों, तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना। तो इसलिए समझ में आता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन पे क्या चीज़ डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा, अगर आप देखेंगे जो मैं यहाँ कहता, आप ये एमीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम नहीं गिन पाओगे, उसके बजाय तुम्हें देखनी पड़ेगी द करंट। तो करंट आप देख लें, करंट जो है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय पर डिपेंड करेंगे, कितनी इंटेंसिव लाइट है। ये तीसरा लॉ समझ में आता है। इसमें फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ लेकिन आपसे कहा जाएगा मैक्सिमम के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो काय पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि इसका एक बहुत साधारण सा कारण है, और वो कारण ये वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आपको ज़रा सोचें, अपने पास कोई एक मेटेलिक सरफेस है और सपोज करें इस मेटेलिक सरफेस का आपका वर्क फंक्शन लेट इट बी इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यहाँ से जो रेडिएशन जो एनर्जी आ रही है वो ये समझ में आ रहा होगा, पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ऊपर होनी चाहिए। अब सपोज करें आपने यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो क्या होगा, तो आपने ध्यान नहीं दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके तो ये बेचारा बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, बाकी 3 का क्या करेगा, तो बाकी 3 आपका ध्यान जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसीलिए आपको नजर आएगा आपकी जो भी आने वाली फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, उस पर डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है तो इन दिस केस इट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इफ इट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जो भी आपका एमिटेड इलेक्ट्रॉन है कितना हो जाएगा, 2 यहाँ खर्च हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। और ये इसमें इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है कि आप सोचें ज़्यादा लाइट जाएगी, ज़्यादा लाइट जाने से कुछ नहीं होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी ज़्यादा है। तो क्या ये बेसिक फंक्शन समझ में आ जाते हैं, हाँ ना, मुझे बताएं। अब हम एक छोटे से कुछ इफेक्ट्स और देखते हुए जाते हैं, और कुछ इफेक्ट्स जो देखते हैं वो आपके एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स हैं, उनमें से मैं 1-2 भी डिस्कस करता हूँ, फिर 1-2 हम लोग कल अपने अपने टर्न्स पे जब आप मौजूद होंगे तब आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये जनरली मैंने आपको बता दिया था। अब मैं एक अगली चीज़ पे जाता हूँ, ज़रा इसी फिगर को ध्यान से देखें जो मैंने बनाया हुआ था, एक रफ फिगर इन शॉर्ट, ताकि आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मोटे तौर पे समझ में आए। क्या आपको ध्यान जाता है, जब मैं यहाँ कहीं से आपके अल्ट्रावायलेट रेज या सूटेबल रेडिएशंस लाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, मैंने कहा था इन इनिशियल स्टेट द पासेज ऑफ करंट और पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दिस गैप इज़ नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है हवा में नहीं चलते, कब चलेंगे, जब ध्यान देखना दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी तो इस पार्ट में मूव करेंगे और तभी आपको इस सर्किट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, ठीक है। और हम एक छोटी चीज़ देखते हैं, क्या आपको ऐसा नज़र आता है, अब हम यहाँ पर ये जो आपका पहली चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपके पास इस समय एक प्लेट है जिसको मैंने कहा ये प्लेट है आपकी पॉजिटिव प्लेट में कह रहा हूँ, इस पर पोटेंशियल का क्या असर पड़ेगा। हम यहाँ बात करते हैं, सपोज करें आप इस प्लेट का पोटेंशियल रखते हैं 0 वोल्ट, कुछ नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तुम्हारा ध्यान जा रहा है यहाँ से आपके जो रंग बिरंगे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इनमें से जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन होगा
पावरफुल मतलब जिसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होगी वो तो पहुंच जाएगा, बाकी बेचारे रास्ते में ही गिर जाएंगे। सही है? क्या पहला स्टेप समझ में आता है? एक्सपेरिमेंटल, केवल लॉजिकल। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं, ज़रा और ध्यान से देखें। अगर सपोज करें मैं इसका +1 या +2 वोल्टेज कर देता हूँ तो क्या होगा? ध्यान जा रहा है? जो इलेक्ट्रॉन बीच में गिर रहे थे ये उनको सहारा देने लगेगा, उनका हाथ पकड़ के खींच लेगा, क्योंकि आप मालूम है पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं आप +2 +3 +4 और +5 करता हुआ चला जाऊं तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके अट्रैक्ट होंगे। क्या ये सही है? आए हम बात करते हैं, एक सिंपल चीज़ आपको दिखाते हैं। हम यहाँ बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, और इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो ग्राफ बनेगा बस वही ग्राफ आपका बेसिक ग्राफ है, बाकी सारी चर्चाएं उसी ग्राफ के ऊपर होंगी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम काउंट करने से रहे, तो तुम क्या करोगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करते आना और उसको देखते आना कितनी ज़्यादा कम हो रही है। जितनी करंट ज़्यादा है उतनी बढ़िया इलेक्ट्रॉन है। हम कहाँ बात करेंगे? ये हमारा हुआ 0, ये हमारा हुआ वोल्टेज पॉजिटिव और ये हुआ वोल्टेज नेगेटिव। और ध्यान से देखना इस ग्राफिकल एनालिसिस को, जो मैंने पहला लॉजिक दिया था उसको देखें। फर्स्ट लॉजिक मेरा क्या कहता था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ जब ये प्लेट 0 वोल्ट पर है तो यहाँ से जो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनमें से अपने आप दिख रहे होंगे, ग्रीन वाला बीच में टपक गया है, नीला वाला शायद आगे तक पहुँचेगा, वॉयलेट दमदार है यहाँ तक पहुँच जाएगा, दिख रहा है? यानी जब आप इसको 0 वोल्ट पे रखे हैं तो आप वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी विल रीच टू द प्लेट P। एक बहुत माइन्यूट सी करंट आपको मिलेगी। यानी मेरा पहला जो ऑर्डिनेट था वो आपको मिल गया। जब आप देखेंगे हम 0 वोल्टेज रखेंगे तो उस समय आपकी करंट कितनी होगी? उस समय आपकी बहुत छोटी सी करंट होगी, और उसको हम प्लॉट कर देते हैं। मान के चले ये क्या है, समझ में आ जाता है? हाँ है ना? ठीक है, इट्स गुड। अब हम आते हैं इस पर। मैंने कहा आप इसको +2 +4 +6 +8 वोल्ट करें। क्या आपने ध्यान दिया? ये वॉलेट वाला तो अपने आप पहुंच रहा था, ये ब्लू वाला बीच में टपक गया था। अगर आप इसे +2 या +4 वोल्ट करेंगे देन इट विल सपोर्ट, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये आपका नीला वाला भी पहुंच जाएगा। आप और करें +8 +10 तो लिख रहा होगा ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी पहुंच जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसका सीधा सा मतलब ये आता है इस ग्राफ पेपर पर कि आप जैसे जैसे प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे आपकी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देख लें, जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्या ये बात सही है? लेकिन ऐसा ध्यान देखना चलते ही नहीं रहेगा। एक्चुअली यहाँ से मान चलेंगे 10 20 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, लेट इट बी 10। प्लेट पॉजिटिव कर दी, एक तो अपने आप पहुंचा था, दूसरा तीसरा जो बेचारा बिल्कुल यहीं गिरा जा रहा होगा उसको भी अट्रैक्ट करके घसीट लिया। बस 10 और बस भाई, जब 10वां भी खींच लिया तो उसके बाद तो क्वांटिटी पूरी हो गई ना। 100% इलेक्ट्रॉन्स 10% खींच रहे थे, 20% खींचने लगे, 30% अट्रैक्ट होंगे, 90% अट्रैक्ट होंगे। फाइनली यू विल रीच when all the 100% electrons are attracted। और जब 100% इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं तुम पोटेंशियल बढ़ाते आओ, करंट के नंबर पे अब कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय इट। इस समय आप देखेंगे करंट का ग्राफ हो जाता है पैरेलल टू द पोटेंशियल एक्सिस। ये बता रहा है करंट हो गई है कांस्टेंट, और ये जो करंट आपकी कांस्टेंट हो गई है, दिख रही है ये करंट आपकी कहलाती है सैचुरेशन करंट। बिल्कुल सही जवाब, ये कहलाती है सैचुरेशन करंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके लिए अब इससे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। यानी पहला ऑब्जर्वेशन अगर इन शॉर्ट लिखा जाए
तो ये आपसे क्या क्या कहता है, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल, जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी आपके बढ़ते जाते हैं। ये समझा रहा था, जो 2 से 3 बार समझा रहा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, याद रहेगा तभी। इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपकी करंट आईपी इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन अब दूसरी बात आ जाएगी, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड रीच टू पी, जब पर सेकेंड होने वाले सारे पहुंचने लगे 100%, तब आपने ध्यान दिया क्या होगा, तब आप देखेंगे उस समय आपकी करंट कैसी हो जाती है, सैचुरेट। क्या मुझे बताएं, क्या ये कहानी समझ में आती है, हाँ या ना? ठीक है, अब हम इस कार्यक्रम को उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करेंगे, आपने ध्यान दिया था मैं इसको +10 वोल्ट तक बढ़ा ले गया था, सारे इलेक्ट्रॉन हम हाथ बढ़ा के खींच रहे थे। हाथ बढ़ाना मतलब इलेक्ट्रिकल पुल, अपना हाथ मत बढ़ाने लगना, ठीक है ना। अब वापस करें, काम करें, फिर +10 +9 +5 +4 +3 +2 +1, वापस धीरे धीरे करें। क्या होने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे छूटने लगेंगे। जब आप वोल्टेज कम करते जाओगे, ग्रीन वाला छूट जाएगा बेचारा, उसको नहीं खींच पाएगा, और कम करोगे ये भी छूट जाएगा, लास्ट में 0 वोल्ट आ जाना, फिर वहीं आ जाओगे, केवल वॉयलेट वाला पहुंच रहा होगा। सही कहा मैंने? यानी एक्सपेरिमेंट उल्टा भी किया जाता है। जिस ढंग से आप ग्राफ में ऊपर गए थे वोल्टेज बढ़ाते हुए, वैसे आप वोल्टेज कम करते हुए वापस भी आ सकते हैं। फिर थोड़ा सा और दिमाग है आदमी का, उल्टे से लेके सीधी चीज़ तक करता है। उसने कहा, बोले भाई साहब आप पॉजिटिव पोटेंशियल ख़त्म करो, थोड़ा आनंद लेंगे, इसकी जगह नेगेटिव लगाएंगे। अब क्या होगा, कुछ नहीं, तो मालूम है पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट कर रहा था, नेगेटिव वाला रिपेल करेगा, तो मालूम है सेम कलर्स रिपेल ईच अदर, मतलब सेम चार्जेस, है ना, यही मतलब हुआ। अगर ये रिपेल कर रहा है बेचारा, वॉयलेट अटकता भटकता यहाँ तक पहुँच रहा था, रिपेल हो जाएगा, इसको भी आप हटा देंगे, परिणाम समझ में आता है क्या होगा, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे थे वो कम होते चले जाएंगे और 0 ही हो जाएंगे। बस इसीलिए इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ग्राफ कहता है अगर आप पोटेंशियल नेगेटिव साइड अप्लाई करने लगे तो आपका पोटेंशियल और कम होता जाएगा, और ये कहीं ना कहीं देखना चेक करके, ये इस नेगेटिव पोटेंशियल पर आपकी करंट 0 हो जाएगी, और इसीलिए इस पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ बता दिया, हम भी कभी अंग्रेजी गलत भूल जाते हैं, उसमें क्या, या फिर आप इसको कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल मीनिंग, आई होप सो इट विल बी क्लियर टू यू, कट ऑफ वेयर द current is cut off. And what is the definition of the stopping potential, and it is much asked in your examinations. Cut off potential is that negative potential of anode, that negative potential of the positive plate, क्योंकि ओरिजिनल वो पॉजिटिव ही होती है, that negative potential of positive plate at which the photoelectric current decreases to 0. क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आती है? अगर हम बगल में लिखें तो ये क्या होगी, ये आपसे कहेगी दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ध्यान रखना एनोड पे ही हमने लगा के बंद किया था, फॉर विच आईपी बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस या रिड्यूसेस टू, चलो ऐसा कर देता हूँ, रिड्यूसेस टू 0, जहाँ पर ये बंद हो जाएगी वो कट ऑफ पोटेंशियल कहलाएगा। तो क्या ये ग्राफ आपको प्रॉपर समझ में आ जाता है, हाँ या ना, मुझे बताएं। और अब ये ग्राफ आपके सामने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट पी। If you are increasing the positive potential, then more and more number of electrons per second will start getting attracting towards it. That's why the current in the circuit will increase. But when
all the electrons emitted per second, and instead of the all the electrons emitted per second, I simply say when all 100% electrons start reaching to the plate P, the current will acquire a certain maximum value, and that certain maximum value is called saturation current. Now on decreasing the potential of the plate P, the current decreases again, तो वही रिवर्स होगा. And on applying the negative potential on the positive plate P or the anode P, the electrons are repelled by it. So that particular negative potential, that specific negative potential of the anode or plate P for which all the electrons are repelled by it, so the photoelectric current becomes zero, is called stopping potential or कट ऑफ पोटेंशियल. बस ये जो मेन चीज़ थी. अब इसी के बाद सारी चर्चा हमारी इसी ग्राफ से स्टार्ट होती हैं. ये बेसिक ग्राफ है, तो आई होप सो ये आप में से ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना. और जिनको नहीं आया उनसे मैं खेद पूरा कहना चाहूँगा, इससे अच्छा मैं समझा भी नहीं सकता. हाँ, इसके आगे मेरी भी लिमिट है भाई, मेरा भी तो सेचुरेशन पॉइंट है कहीं ना कहीं, मैं थोड़ी ना इनफाइनाइट बढ़ूँगा. तो चलें, कल के टर्न में आपके बैच में मिलेंगे. लगभग आप देखेंगे हमारा 75% चैप्टर कल के टर्न में ख़त्म हो जाएगा ना. एक आध टर्न सुबह और लेंगे, चैप्टर ख़त्म. ठीक है ना. ओके.